वो अपनी बातों को रखेंगे। धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं को। ये मुद्दा लगभग 4 साल पहले का है। 2019 से 21 के बीच में लगभग 64 लाख अभ्यर्थियों ने सेना की भर्ती देखी थी, जिसमें मात्र 1.5 लाख अभ्यर्थी जो पूर्ण रूप से सिलेक्ट हो गए थे, जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। सरकार लगातार 2 साल तक आश्वासन देती है, कभी कोरोना का तो कभी प्रशासनिक कारणों का, और 2 साल बाद ठीक 14 जून 2022 को अग्निवीर योजना सरकार की तरफ से लागू किया जाता है और पुरानी सारी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता है। मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाऊंगा, उसी कोरोना जिस समय हमारी भर्ती रद्द हुई थी उस समय का मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाऊंगा, जिस समय चुनावी रैली राजनाथ सिंह जी का चल रहा था और इन्होंने अपनी रैली में हमारे भर्ती के बारे में बोला था कि होगी जल्द ज्वाइनिंग होगी। 2 मिनट का समय। देखो ऐसा लड़के को पकड़ना मत, उसे कार्रवाई मत करना, लड़के को पकड़ना मत, कार्रवाई मत करना। लड़के को पकड़ना मत, चलेगा। एक और वीडियो है जिसमें जेडीयू के एमपी जो थे ललन सिंह जी, इन्होंने भी जिस समय भर्ती हमारा रद्द हुआ था उस समय पार्लियामेंट में इन्होंने आवाज उठाया था और बोला था कि मैं आप सभी युवाओं के साथ हूँ और जब तक आप सबकी भर्ती क्लियर नहीं हो जाती तब तक आपकी लड़ाई लड़ता रहूंगा। और जब इनकी सरकार बन गई तो एकाएक चुप हो गए। ये भी वीडियो आप सभी के सामने रखूंगा। रक्षा मंत्री जी नहीं है, रक्षा मंत्री जी को मालूम है इस देश में जो नियमित सेना में बहाली होती है, लाखों नौजवानों ने नियमित बहाली में दौड़ में पास किया, उनका मेडिकल हो गया, उनका नियुक्ति पत्र जारी होना था, उसको फाड़ के फेंक दिया गया और 4 साल के लिए अग्निवीर बना दिया गया। बाहर रोजगार के प्रति आपका नजरिया कौन सा? रोजगार के प्रति आपका नजरिया यही है, आपका रोजगार के प्रति आपका नजरिया। महोदय आप लोगों ने देख लिया किस तरह से इन लोगों का झूठा आश्वासन हमें मिला है। लगातार 4 साल से हम रोड पे भटक रहे हैं, दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। बताइए, सारा भर्ती का प्रक्रिया हमने ईमानदारी पूर्वक पास किया, हमें बस ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। ना तो हम इन लोगों से कुर्सी मांग रहे हैं, ना तो इनसे भीख मांग रहे हैं, बस हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और अधिकार भी हमें नहीं दिया जा रहा है। अब कहाँ जाए, हम किसके पास जाए? दूसरा, देश की मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो लोग भी हमारी आवाज नहीं उठा रहे। अब आप खुद देखिए, सेना की तैयारी करने वाले युवा कितना मेहनत करके सेना में भर्ती होते हैं। 365 के 365 दिन ग्राउंड का चक्कर लगाते हैं, तब जाके उनका दौर क्लियर होता है। लगातार 4 साल 5 साल दौड़ने के बाद, और मेडिकल भी टफ होता है। एक फौजी के लिए सबसे अगर मतलब 72 दिन होता है तो वो मेडिकल का दिन होता है। जो सेना की तैयारी करता है उनको पता होगा। और दूसरा, रिटर्न में हजारों लड़के बैठते हैं, उसमें से मात्र 2 से 3 लड़का सिलेक्ट होता है। तो मेरा कहना आप लोगों से ये है कि जब हमने भर्ती की सारी प्रक्रिया पास कर ली तो सरकार हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? आज यात्रा का 15वां दिन है, 15 दिन से लगातार हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। किसी के पैर में छाले हैं, किसी का सर दर्द कर रहा है, किसी को बुखार लगा हुआ है, किसी को पेट दर्द कर रहा है, किसी को कोई बीमारी है, लेकिन ना तो मीडिया कवरेज कर रही है, बड़ी मीडिया, और ना तो सरकार सुनने के लिए तैयार है। बताइए हम कहाँ जाए? ये लिखित में भी दिया हुआ है, वो सब भी आपके बीच हम थोड़े दिन में रखेंगे। आप सभी से मेरा यही अपील है, मीडिया बंधु से, प्लीज आप लोग जो भी हमारे मुद्दे से रिलेटेड वीडियो जाए या जो भी पोस्ट जाए, प्लीज आप लोग उसे चलाइए, तभी लोगों को हमारे मुद्दा के बारे में पता चलेगा, तब लोग हमारा साथ देंगे। आज हमारे साथ हुआ, कल होके आप लोगों के साथ भी हो सकता है। सो प्लीज मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारे मुद्दा के बारे में आप लोग भी आवाज उठाइए ताकि हमें न्याय मिल पाए। 4 साल कम नहीं होता है, 4 साल से दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी जंतर मंतर, कभी हरियाणा, तो कभी यूपी, कभी बिहार। अब इस उम्र में
हमें अपने परिवार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी, लेकिन हम बैनर पोस्टर लेके दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकार की क्या यही सरकार की नीति है? बताइए, आज हम देश की सुरक्षा कर रहे होते, हमारे हाथ में एलएमजी जैसे गन होते, AK-47 जैसा गन होता, लेकिन बैनर पोस्टर आज हमारे हाथ में। आप लोगों से पूछता हूँ, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? नहीं। बताइए, अगर हम सिलेक्ट नहीं होते हमारी तब हमारी भर्ती रद्द कर देती। जिस विज्ञापन जो आया था, अगर विज्ञापन आने के बाद में कुछ दिनों बाद अगर रद्द कर दिया जाता तब दिक्कत नहीं होता। सारा प्रोसेस क्लियर होने के बाद में रद्द कर दिया गया। अगर आप लोग खुद सोचिए, आज चुनावी प्रचार प्रसार हो रहा है, चुनाव प्रचार प्रसार होने के बाद में चुनाव भी करा लिया जाए और नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाए सभी लीडरों को, उसके बाद में लास्ट में बोला जाए कि ये सबको खारिज किया जाता है, अब फिर से चुनावी प्रचार कराइए। और अब इसके बाद जो भी नेता मंत्री होंगे वो 2 साल 2.5 साल के लिए होंगे, कितना खराब लगेगा। आप लोग थोड़ा सा हम लोग का सपोर्ट कीजिए, हम लोग की आवाज को उठाइए। बाकी मेरा साथी भूपेंद्र आप सभी को थोड़ा समझाएगा। यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया मित्रों को मेरा नमस्ते, धन्यवाद जो हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। मैंने 2019 से 21 के बीच आर्मी की भर्ती देखी थी, जिसमें 64 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी चयनित हुए थे। उसमें मैंने ईमानदारी पूर्वक जो भी फिजिकल मेडिकल रिटन होता सबको अच्छी तरह क्वालिफाई किया था, बिल्कुल ईमानदारी और निष्पक्ष। उसके बाद हमारी भर्ती को इस प्रकार रद्द किया जाता है जैसे मूली को तोड़कर फेंक दिया जाता है, क्योंकि हम गरीब किसान के बेटे हैं, हमारी आवाज को उठाने वाला है नहीं। रक्षा मंत्री जी राजकुमार जी चाहर जो हमारे सांसद थे आगरा से, हमारे साथियों ने उनसे बात की, पार्लियामेंट में उन्होंने हमारी आवाज उठाई। ये लेटर है उनका, तो उन्होंने लिखित में जवाब दिया, कोरोना के कारण आपकी भर्ती को स्थगित किया जाता है, जैसे ही सामान्य स्थिति होगी आपकी भर्ती को किया जाएगा। 2022 में 5 राज्यों में देश में चुनाव होता है, लेकिन चुनाव के लिए कोरोना नहीं था, हमारे लिए कोरोना था। जहां यूपी में रैली हुई थी आगरा में, करीब 10,000 लोग इकट्ठा हुए थे रैली में राजनाथ सिंह जी की में, लेकिन वहां कोरोना नहीं था, हमारे लिए कोरोना था, क्योंकि हमारी आवाज को उठाने वाला है नहीं। 5 राज्यों में चुनाव हो जाते हैं। ये उसके बाद हमने ये हमारा लेटर है, हनुमान बेनीवाल सांसद है राजस्थान से नागौर, उनके साथ हमसे मिले थे। इन्होंने बोला था 10 दिन में आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और आप इस आंदोलन को खत्म करो। इन्होंने इतना गंदा मजाक किया हमारे साथ। 10 दिन बाद मई के महीने में हमारा ये लेटर मई का, और 14 जून 2022 को हमारी पूरी एक अग्निवीर लाकर भर्ती कैंसिल कर दी। जिस दिन ये अग्निवीर लागू हुई थी उस दिन हमारे करीब 70 लड़कों ने आत्महत्या की थी। ये सहारनपुर के 2 साथी हैं हमारे, जिन्होंने सगे भाई थे, एक साथ दोनों ने आत्महत्या की है सहारनपुर से, जिस दिन हमारी भर्ती कैंसिल हुई थी। उसके बाद ये हमारे अलीगढ़ का साथी है, इसने आत्महत्या कर ली। ऐसे ही पूरे देश से करीब 70 लड़के थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। जिस ग्राउंड में दौड़ते थे, तैयारी करते थे, वहीं इन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अब क्योंकि हमारी आवाज को उठाने वाला है नहीं, हम लगातार 5 साल से अपनी दर की ठोकर खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। अब हमारी आवाज उठाएगा कौन? तो रक्षा मंत्री जी मैं आपसे यही कहूंगा, आप ऐसा मजाक ना करें गरीब जनता के साथ। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आपको इतना झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता। आपने लिखित में जवाब दिया है, उसके बाद हम अभी भी मिले थे 1.5 महीने पहले, बोला अच्छा आपके साथ ऐसा हुआ जैसे कि उन्हें पता ही नहीं। हर महीने हर साल में एक बार मिलते हैं उनसे और ऐसा बोलते हैं जैसे उनको पता नहीं। हमने बोला कोई जवाब दो, चलो मैं CDS से बात करूंगा। आप कब बात करोगे जब ये लड़के एकाएक सब कोई बीमार हो रहा है? अभी हमारे 2 साथी इतनी गर्मी में बीमार थे, वो 2 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहे। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि हमारी आवाज को ज्यादा से ज्यादा आगे तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं सत्ता में बैठे सभी लीडरों को मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमारी भर्ती नहीं होगी तो पूरे देश में हम सभी युवक घूमेंगे और आपके खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक पूरे देश में हम घूम के अपना भर्ती और अपनी मांग को लेके घूमेंगे और आपके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। अब हम हमारे बीच मौजूद हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के उपाध्यक्ष अखिलेश यादव जी। हम उनको आमंत्रित करेंगे कि वो अपनी बातों को रखें। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे अभी
दोनों साथियों ने बोला, इनकी बातों से, इनके जज्बातों को और इनके जो जज्बे हैं उनको हम सलाम करते हैं। मसला यह है कि यह तो मसला एक मसला ऐसे भी बोलिए, आवाज जाएगी। ऐसे भी बोल दीजिए, आवाज जाएगी। मसला तो यह है कि यह सिर्फ एक भर्ती का नहीं है, बल्कि बिहार में होने वाली भी भर्तियों को यदि आप देखेंगे तो बीपीएससी के अभी कुछ ही दिनों पहले पेपर लीक हुए। इंडियन एक्सप्रेस का आंकड़ा यह बोलता है कि पिछले 5 वर्षों में 42 से ऊपर पेपर लीक हुए, और साथ ही साथ आत्महत्या का आंकड़ा यह बोलता है कि जो छात्र है वह किसानों को भी पीछे छोड़ दिया है और सबसे ऊपर आत्महत्या करने में। तो साथियों, यह जो देश की जो स्थिति है छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, यह काफी दर्दनाक है, काफी खराब है, और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार जो है यहाँ पर सूबे में बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, और जो हमारा केंद्र में बैठा हुआ हमारा प्रधानमंत्री है। देश का ऐसा कोई भी मंत्रालय नहीं है जिसका यह व्यक्ति मंत्री ना हो। साथियों, मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगा, इस यात्रा में चल रहे सभी साथियों को बधाई देना चाहूंगा। पूछिए क्यों, सवाल तो करिए क्यों। क्योंकि अभी कल आज की रात पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ में चुनाव हुआ, जिसमें एनएसयूआई पिछले 40 वर्षों में पहली बार जाकर के वहां पर 2 पोस्ट पे इलेक्शन जीती। 40 वर्षों का सूखा था हमारा, उसको हमने साफ किया है, और यह पूरा का पूरा इम्पैक्ट जो है इस यात्रा का है। जिस समय यह यात्रा शुरू हुई थी तब वहाँ पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव का बिगुल फूका हुआ था, और हमारे जो कैंडिडेट सिलेक्शन भी हुए थे और जो हमारी रणनीतियां भी बनी हुई थी उस यात्रा के ही उसमें बनी हुई थी। और बिहार का समूचे जो युवा है इस यात्रा की ओर पूरे टकटकी लगाए हुए हैं, और उनके जो मसले हैं हम पूरी यात्रा के दौरान उठा रहे हैं, और इसी का प्रतिफल है कि हमें जो तत्काल स्वरूप में जो छात्रों ने अपनी जो मुहर है वह पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में लगाई है। उन्होंने नफरत की राजनीति को नकारा है। जो विकास की बात कर रहे हैं, जहां हम 40 वर्षों से छात्र संघ का एक भी नहीं चुनाव जीते थे, आज हम 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में चुनाव जीत करके आए हैं, और जो बची सीटें हैं उस पर हम उप विजेता के तौर पर वहां पर नंबर 2 पर आए हैं। तो यह दर्शाता है कि छात्र हाथों हाथ इस यात्रा को ले रहे हैं, एनएसयूआई को ले रहे हैं। धन्यवाद। अब हम अपने साथी परमजीत सिंह टोमी जी को आमंत्रित करेंगे कि वो इस यात्रा के संबंध में अपनी बातों को रखें। पत्रकार बंधुओं का सभी को मेरा नमस्कार। आप यहाँ पहुंचे, धन्यवाद। देखिए, 16 तारीख से जो वितरवा गांधी आश्रम से हमारी यात्रा शुरू हुई और ये यात्रा पटना जा रही है। इस जो यात्रा का जो हमारा मेन उद्देश्य है, जिस संकल्प को हम लेकर चल रहे हैं, वो हमारे जो बिहार के युवा हैं या कोई भी साथी, चाहे वो हमारी कोई बहन है, अपनी नौकरी के लिए या अपने किसी भी काम को लेकर, किसी भी बात को लेकर, रोजगार को लेकर उनको अपना बिहार छोड़ना पड़ता है। हम इसलिए चल रहे हैं कि जो हमारा युवा अब जो बिहार ना छोड़े, आने वाले समय में बिहार के अंदर जो सरकार बनाए, जो कांग्रेस की सरकार हो, वो हमारे गठबंधन की सरकार हो, हमारा जो इस गठबंधन की सरकार से भी एक ही हमारा मेन रहेगा कि जो हमारे लोग यहाँ से बिहार से निकलते हैं, जो समय हमारा घर रहने का होता है, अपने परिवार के साथ रहने का समय होता है, उस समय पलायन करने का वो सोचते हैं। जब बच्चा स्कूल से निकलता है तभी उनके दिमाग में ये चली जाती है बात कि हमें अब किस राज्य में जाना है अपना मजदूरी करने के लिए, हमें हरियाणा जाना है, दिल्ली जाना है, मध्य प्रदेश जाना है, हमें कहाँ जाना है। ये सभी जो पलायन कर रहे हैं लोग, जो पिछले 15-20 साल से जो यहाँ शासन है नीतीश कुमार का, बीजेपी का, और पिछले 11 साल से केंद्र के अंदर बीजेपी सरकार बैठी है, उन्होंने कभी भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो हमारा युवा पलायन कर रहा है वो क्यों कर रहा है। पलायन करे लेकिन कोई आईपीएस हो, आईपीएस बनने के लिए जाए या कोई अच्छी एजुकेशन के लिए जाए, मजदूरी के लिए किसी को पलायन ना करना पड़े, हम उस संकल्प को लेकर चल रहे हैं। तो हमारा आपसे एक ही
मैसेज है, एक ही हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारी यात्रा का साथ दीजिए। जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं, इसको जितने से ज्यादा लोगों में ये बात पहुंच सके कि हम आने वाले समय में इस लाइन को रोकने का काम करेंगे। थैंक यू। अभी अभी दो लोग बचे हुए हैं, उनके बाद एक एक सारे मित्रों को प्रश्न हम लोग लेंगे आपके, दो मित्र हमारे बचे हुए हैं। अब हम सीधे माननीय विधायक जी को आमंत्रित करेंगे कि इस यात्रा के संबंध में अपनी बातों को संक्षेप में। मित्रों, इस यात्रा से कांग्रेस का जो जोर का यात्रा है और हमारे खड़गे साहब माननीय राहुल जी का ये पैगाम है, ताकि हम सब मोहब्बत का, नफरत के बीज को छोड़कर मोहब्बत के बीज की तरफ चलो। और जहां तक और चाहे वो एग्रीकल्चर का सवाल हो, ताकि लोग पंजाब में अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ते हुए आत्महत्या कर लिया, चाहे वो खाद का मामला हो, चाहे वो बीज का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, इन मामलों के साथ हम लोग कांग्रेस के साथ जुड़कर चल रहे हैं। हमारे पूर्वज भी चला, आज हम भी चल रहे हैं। जो भी नफरत के बीज बोने वाले, जो यहाँ पर चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो बिहार सरकार हो, हमें तरस आती है इस पर। जो भी असेंबली में क्वेश्चन आता है, उसका सही जवाब हम लोगों को नहीं मिलता है, ताकि हम लोग रोक करके सही जवाब मांगना चाहते हैं। उतना ही नहीं, ताकि लोगों का चाहे वो उसका जमीन का मामला हो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस का मामला हो, चाहे वो सीओ ऑफिस का मामला हो, चाहे वो सर्वे का मामला हो, हमारे घर से हमारे भाई जो मजदूर हैं, जिसके 1 बीघा 2 बीघा जमीन है, सुबह में अपना पोटली बांधकर 4 रोटी लेकर चलते हैं और सब जगह दर दर ठोकर खाते हैं, चाहे वो कर्मचारी साहब हो, चाहे वो सीओ साहब हो, चाहे एडिशनल कलेक्टर साहब हो, चाहे वो हमारे डीएम भी हो, ताकि शाम का वक्त जब होता है फिर वो वापस घर जाते हैं। अपना मिलता निष्कर्ष कहीं कुछ नहीं है, ताकि अपना मजदूरी कमाकर अपने बच्चों को पाल सके, वो भी नहीं कर पाते हैं। और महीनों से जाके 3-3 महीने से लोग दौड़ रहे हैं, आज तक उसका कहीं कोई सुनवाई नहीं है। जहां तक यहाँ पर अररिया में जितने पदाधिकारी हैं, वो बैठ करके मोटी रकम पट के खा रहे हैं, चाहे वो एडिशनल कलेक्टर साहब हो, चाहे और भी मामला हो, चाहे मनरेगा हो, नरेगा हो। इसी तरह से क्या करते हैं, ताकि लोगों को अपनी बातों को समझ में नहीं आती है, ताकि ये काम कितना किसका है, ताकि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं। अगर हम लोगों को पूर्व ज्यादा पढ़ाया जाता तो हम लोग भी बेबसी में नहीं रहते। बातें तो बहुत सारी बातें हैं, चाहे पूरे हिंदुस्तान का मुखड़ा लेकर देखा जाए तो जो भी कहा जाए सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन अपनी बातों को खत्म नहीं हो सकता है। बातें बहुत सारी बातें हैं और कांग्रेस के लोग जुड़ने के बाद जो भी हमारा मामलात है, चाहे वो नौकरी के मामलात हो, चाहे जमीन जायदाद का मामलात हो, इस पर उसी वक्त सलाह होगा। तब तक के कांग्रेस की सरकार नहीं होगी, हमारे राहुल गांधी जैसे आदमी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, खड़गे जैसे खड़ा खरोटा आदमी नहीं होंगे, ताकि असेंबली पार्लियामेंट आप लोग देखते होंगे किस तरह से वहां पर नसीहतें मिलती है, लोग मिलने के बाद भी लोग बेबस है, और ताकि हम लोग तरस खाते हैं। इतनी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। आबिदुर रहमान, 49 अररिया, एमएलए अररिया आबिदुर रहमान। अब हम अपने हमारे बीच जो सबसे आखिरी वक्ता हैं शिव प्रकाश गरीब दास जी, उनको आमंत्रित करें। उसके पहले 1-2 चीजें हम आपके मीडिया बंधुओं से आग्रह करेंगे। हम आपके कुछ सवालों को चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के सम्मानित साथी आए हैं, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम निश्चित तौर पे आज हम लोग अपने आप को बहुत ही गौरवशाली पा रहे हैं कि हमारी जो यह यात्रा है, पलायन रोको नौकरी दो यह यात्रा महात्मा गांधी जी की भूमि चंपारण से शुरू हुई थी और आज फणीश्वर नाथ रेणु जी की इस पावन भूमि पर आई है। और निश्चित तौर पे हमारी इस यात्रा को लगातार हम लोग चंपारण से चले, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, समस्तीपुर, जहाँ कहीं भी हम लोग गए हैं, निश्चित तौर पे
निश्चित तौर पे हमारे जितने भी युवा वर्ग के साथी हैं, किसान वर्ग के साथी हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, खास करके छोटे छोटे बच्चे हैं, निश्चित तौर पे हम सबों को अपार जन समर्थन और प्यार देने का काम किया है। आप सबको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि यह यात्रा बिल्कुल निश्चित तौर पे यह यात्रा किसी भी व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं है। यह यात्रा कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। यह यात्रा एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की यात्रा नहीं है। जब आप इस यात्रा का स्वरूप देखेंगे और आप आज सुबह में भी कवरेज करने के लिए अगर आए होंगे तो आप देखेंगे कि यह यात्रा का नेतृत्व वैसे छात्र कर रहे हैं, वैसे नौजवान कर रहे हैं जो पलायन को मजबूर है, वैसे नौजवान कर रहे हैं। आपने अभी अभी सुना है अभिराज जी को, वैसे नौजवान कर रहे हैं, पेंडिंग भर्ती के वैसे सिपाही कर रहे हैं जिन्हें 0 आवर में आप देखते हुए कि राजनाथ सिंह जैसे लोग 0 आवर में शून्य काल में उन्होंने इसको उठाया था, उसके बावजूद भी आज मामला शून्य पर ही अटका हुआ है। तो निश्चित तौर पे ये वैसे परिवार के लोग हैं जो खाने को मजबूर हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आप देखेंगे उस यात्रा में जब हमारे आगे वो लोग चलते हैं तो कभी थाली पीटते चलते हैं, रोते चलते हैं, बिलखते चलते हैं। आज उनकी मेडिकल की परीक्षा ली जा चुकी है परंतु उनकी नियुक्ति पत्र नहीं दी जा रही है। और इसके साथ साथ हमारी जो यात्रा है वह यात्रा पलायन रोकने की यात्रा है। हम लोग जहाँ पे खड़े हैं, जिस शहर में हम लोग बैठे हुए हैं, आप जानते होंगे और सारे पत्रकार साथी जानते होंगे, यहाँ पे 0 माइल है। 0 माइल से पंजाब और दिल्ली के लिए कितना बसें खुलती हैं। लेबर फैक्ट्री बना दिया गया है अररिया को। जोकी हाट है, जोकी हाट से सप्ताह में 2-3 बसें पलायन के लिए यहाँ से खुलती है। और निश्चित तौर पे बिहार पलायन का दंश लंबे समय से झेल रहा है और ये हम लोग के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बिहार से जो ट्रेन खुलती है उसका नाम रखा जाता है श्रमजीवी एक्सप्रेस, उसका नाम रखा जाता है श्रमजीवी एक्सप्रेस। तो अगर हमारा बिहार ऐसा ही चलता रहा तो ये कोई आने वाले समय में हम लोग देखेंगे कि यहाँ से पलायन एक्सप्रेस खुलेगा। तो निश्चित तौर पे आज चाहे वो छात्र हो, उसको पढ़ने के लिए अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है, अगर हमें इलाज कराना हो तो अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, तो हमारा निश्चित तौर पे ऐसा सोचना है और मानना है कि अगर हमारा जन्म बिहार में हुआ है तो हमारी शिक्षा दीक्षा भी बिहार में हो, भरण पोषण भी बिहार में हो और हम बिहार में अपने गांव में, अपने खेत में, अपने खलिहान में रह करके अपने लिए अच्छा मुकाम हासिल कर सके और समाज के लिए अच्छा मुकाम हासिल कर सके। तो निश्चित तौर पे हमारा यात्रा का निश्चित तौर पे मैं आप सबों के माध्यम से बिहार के युवाओं को अपील भी करना चाहूंगा, आप आइए और यह यात्रा आपकी यात्रा है, आप सबों की यात्रा है और इस यात्रा से जुड़ करके अपनी आवाज को हमारे आवाज में मिला करके एक नए बिहार के निर्माण के लिए, एक नए बिहार के संकल्प के लिए हमसे जुड़े। और निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि यहाँ पर भी बता रहे थे अभी आदरणीय विधायक जी किस ढंग से ये यहाँ पे अररिया में बहुत ही ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है, मक्का का उत्पादन होता है, दूसरी तरफ यूरिया की दिक्कतें होती हैं और निश्चित तौर पे यहाँ पे खाद की कालाबाजारी होती है। बताइए इस अररिया में पेपर मिल था, पेपर मिल बंद कर दिया गया है। पिछले दिनों की सरकार पेपर मिल के लिए वो क्या किए, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई है कि अररिया में पेपर मिल पुनः चालू नहीं हो सके। एक भी ऐसा कोई उद्योग का नाम बताइए कि अररिया में कोई उद्योग है, ना तो कोई बड़ा उद्योग है ना तो कोई छोटा उद्योग है। और नौबत तो ऐसी आ गई है कि अब तो लोग तो पलायन करते ही थे, अब तो यहाँ से उद्योग भी पलायन करने लगे हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग का एक ही मांग है कि जब तक हम लोग युवा को सशक्त नहीं कर लेंगे और खास करके वैसे युवा जिनकी नियुक्ति पत्र दी जा चुकी है और उनको अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। साथ ही साथ इस यात्रा के स्वरूप में आप देखेंगे कि जहां भी हम लोग जाते हैं, हमारा जो ये मेन मुद्दा पलायन का है, इसके साथ साथ हम लोग जहां भी जाते हैं उसके लोकल मुद्दा से हम लोग जुड़ते हैं। जो भी चाहे इंदिरा आवास का मुद्दा हो, वृद्धा पेंशन का मुद्दा हो, हमारे वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, जो भी लोकल मुद्दा है उस मुद्दे को भी हम लोग लेते हैं और इस यात्रा से हम लोग उस मुद्दे को जुड़ाते हैं। और निश्चित तौर पे आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि यह जो हमारी यात्रा है यह बिल्कुल चुनावी यात्रा नहीं है। यह हमारी यात्रा अनवरत जब तक हम अपने मुद्दे की लड़ाई को नहीं जीत लेंगे, हमारी यात्रा चलती रहेगी। पुनः
मैं आप सब जितने भी हमारे पत्रकार साथी और युवा साथी इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, आप सबों को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं। निश्चित तौर पे आज नवरात्रा का प्रथम दिन है, उसकी भी आप लोग को शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ हमारा ईद का त्योहार है, उसका भी आप लोग को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और पुनः आप सबों का धन्यवाद। एक एक करके अगर कोई सवाल हो। प्रेस वार्ता में कन्हैया कुमार आने वाले थे, क्या कारण है वो नहीं आए? ने बिल्कुल प्रेस वार्ता में कन्हैया कुमार आने वाले थे। कन्हैया कुमार हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती है। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम होते हैं तो कन्हैया जी नहीं होते हैं, हम दोनों नहीं होते हैं तो हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो निश्चित तौर पे जब आप इस यात्रा का स्वरूप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि रोज कन्हैया कुमार जी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। हमारे सेंट्रल से कोई ना कोई बड़े लीडर रहते हैं और लोकल के लीडर रहते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग इसी तालमेल के साथ काम करते हैं। कहा जा रहा है कि उनके जो गार्ड है, सुरक्षा कर्मी है, उन्होंने यहाँ की स्थानीय नेताओं के साथ बदतमीजी की, इस वजह से वो नहीं आए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही उनके साथ कोई बदतमीजी हुआ है, ना ही उनके लोगों के साथ कोई बदतमीजी हुआ है। बड़े जो यात्रा चलती है इसमें कहीं ना कहीं लोग, हमारे लोग भी कहीं ना कहीं कुछ धक्का मुक्की का सिचुएशन बन जाता है, तो वैसा छोटा मोटा सिचुएशन आज भी ऐसा बना था, पर उसको कोई भी हम लोग को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है और आप सबों को भी इसके लिए किसी को दिल पे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे यात्रा जब हमारा बड़ा यात्रा है, आप देखेंगे कि ये तपती धूप में हमारे पेंडिंग भर्ती के लोग चल रहे हैं, हमारा पलायन का मुद्दा है, हमारा रोजगार का मुद्दा है, हमारा नए बिहार को बनाने का मुद्दा है, तो हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं और हम लोग मुद्दा से बिल्कुल नहीं भटकने वाले हैं। आखिर क्या कारण था कि कन्हैया जी यात्रा छोड़ के निकल गए? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कन्हैया जी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के टॉपिक नहीं है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस हाँ, और बता और उन्होंने यात्रा छोड़ दी। बिल्कुल 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 आप एक एक करके प्रश्न पूछिए, एक एक करके प्रश्न पूछिए। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि कन्हैया कुमार जी भी रोज के पदयात्रा में पूरी यात्रा नहीं चलते हैं, रोज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया जी शामिल नहीं होते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, उनका भी और बगल के जिलों में कार्यक्रम था, कहीं उन्हें जाना था। परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे, कहीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं होता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता होते हैं, जिला स्तर के कोई नेता होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये कोई सवाल नहीं है कि कन्हैया जी यात्रा छोड़ करके चले गए। 2 बजे वो होते हैं तो 4 बजे मैं होता हूँ, दोपहर में कोई होते हैं और कभी कभी हम लोग सभी लोग फ्री होते हैं तो पूरी यात्रा चलते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई मकसद नहीं है और ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि कन्हैया कुमार जी इस यात्रा को छोड़ करके चले गए। कन्हैया कुमार जी फिर जो परसों से हमारी यात्राएं चलेगी, आप देखिएगा उसमें वो फिर चलेंगे। फिर हम लोग का अगले जिला में कटिहार है, उसके बाद खगड़िया है, फिर बेगूसराय है। तो कहीं पे आगे हम वो बढ़ेंगे, कहीं पे हम बढ़ेंगे, कहीं पे वो पीछे हटेंगे, कहीं पे हम पीछे हटेंगे। और भी बहुत सारे हमारे नेताएं हैं, बढ़ते रहते हैं। तपती धूप है तो बहुत सारे, अभी जब हमारे पेंडिंग भर्ती के लोग जब शुरुआती में चले थे तो लगभग 300 के तादाद में चले थे। आज उनकी संख्या कहीं ना कहीं कुछ कम हुई है। ईद का त्योहार है, नवरात्रा का त्योहार है, तो कहीं ना कहीं किसी को कलश स्थापना में जाना है, त्योहार में घर जाना है, छुट्टी में जाना है, तो इस ढंग की चीजें चलती रहती हैं। ये हमारा काफिला है, कारवा है, कारवा बढ़ते रहता है, घटते रहता है, लोग चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। स्थानीय पत्रकार जब उनसे सवाल करने की कोशिश किया, बात करने की, तो उनके गार्ड के द्वारा उसका मोबाइल को फेल दिया गया और उसका मोबाइल भी फट गया। स्थानीय पत्रकार नाराजगी जाहिर की सोशल मीडिया पर वीडियो डाल। बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं, परंतु आप जब इस यात्रा का शेड्यूल देखिएगा तो आप लोग, अभी मैं भी देख रहा था आप लोग का ये, तो आप लोग को इसकी लिए परेशानी हो रही थी। हम लोग का फर्स्ट हाफ में जो 1 बजे हम लोग डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कन्हैया जी रहते हैं फिर भी, नहीं रहते हैं फिर भी, और हम लोग फर्स्ट हाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सेकेंड हाफ में 1-to-1 बाइट देते हैं। सेकेंड हाफ में 1-to-1 बाइट देते हैं। तो आज कन्हैया जी रहते तो भी और नहीं रहते तो भी हम लोग का ऐसा है कि हम लोग सेकेंड टाइम में 1-to-1 बाइट देते हैं। और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब अभी आप यात्रा में हमारे साथ चलिएगा तो हमारे नौजवान का लीजिए,
जितने भी यात्रा में चल रहे हैं हमारे साथ पदाधिकारी, और उनका लीजिए तो हम लोग का सेकेंड हाफ में 1-to-1 का रहता है और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1-to-1 का लेते हैं। तो उस समय ऐसी परिस्थिति बन गई कि पत्रकार के बहुत सारे ऐसे ये बिल्कुल पत्रकारों पे कहीं कोई हमला नहीं हुआ है। और इतना बात जान जाइए कि पत्रकार पे कांग्रेस पार्टी के कोई भी लोग हमला नहीं करते हैं। आज अगर हम लोग हमला नहीं करते हैं, इसी का नतीजा है कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न पूछे हैं? प्रश्न नरेंद्र मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और 1-to-1 का प्रश्न लिए हैं? या पत्रकार को उनके यहाँ बोलने नहीं दिया जाता है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने नहीं दिया जाता है? आप नरेंद्र मोदी जी से पत्रकार महोदय प्रश्न पूछ सकते हैं। एक लोकल कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। बिल्कुल, आप बताइए एक व्यक्ति कहीं पे बिल्कुल कहीं पे कोई हमला नहीं हुआ। और मैं आप लोग से भी अपील करूंगा कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दूसरी दिशा में नहीं ले जाएं। हमारा मुद्दा पलायन का है, हमारा मुद्दा रोजगार का है, हमारा मुद्दा किसान का है, हमारा मुद्दा महिला का है। तो हम लोग आपसे भी अपील करेंगे कि हमारा जो देश का जो दूसरा जो ताकत के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हम लोग मुद्दे की राजनीति नहीं करें और हम लोग मुद्दे से भटक कर राजनीति करें। और निश्चित तौर पे आज भी हम लोग उसी दिशा में भटक रहे हैं। आप पूछिए पलायन पे कि कहाँ गया। आज पलायन की स्थिति ऐसी है कि पूरे बिहार से 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ लोग प्रत्येक साल पलायन कर रहे हैं। वो पलायन को मजबूर है। बिहार में अभी ईद का त्योहार है, बताइए अररिया में इतने हमारे माइनॉरिटी के साथी हैं, उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है। छठ का महापर्व का त्योहार होता है, आप लोग देखते होइएगा कि स्टेशन पे लोग नंगे पांव खड़े रहते हैं, उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है और बिहारियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है। साथ ही साथ लोग यहाँ पे अभी ईद का त्योहार है, बहुत सारे माएँ होंगी, बहनें होंगी, उनके बच्चे नहीं आ पाते हैं घर। तो मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा यहाँ का जो आपका पेपर मिल बंद है वो है। मुद्दा यह है कि यहाँ के किसानों को यूरिया नहीं मिलता है। मुद्दा यह है कि यहाँ पे जो पेपर मिल है वो पेपर मिल लंबे समय से बंद है। मुद्दा यह है कि यहाँ का 0 माइल और जोकी हाट है, वहां प्रत्येक 2 दिन 2-2 3-3 बसें खुलती हैं पलायन से। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे भी अपील करूंगा कि हम लोग मुद्दे की राजनीति करें और निश्चित तौर पे जो हमारा पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और खास करके भी विधायक जी भी बता रहे थे, बताइए ऐसी कौन सी, चाहे वो सीओ ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस है, एसडीओ ऑफिस है, डीएम ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। नीचे से लेकर के ऊपर तक, मनरेगा से लेकर के जल नल से लेकर के कच्ची सड़क से लेकर के पक्की सड़क तक सब लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो हम लोग को मुद्दे पे रहना है और हम लोग निश्चित तौर पे आने वाले समय में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी और हम लोग निश्चित तौर पे अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। और मैं पुनः आप सबों को बोलूंगा कि हमारा जो यह यात्रा है, जब तक हम लोग इस पे जीत हासिल ना कर ले, खास करके मुद्दे की राजनीति पे, तब तक ये हमारी यात्रा चलती रहेगी। थैंक यू आप तमाम मीडिया बंधुओं का। बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग लेटर मिलना चाहिए, लेकिन जब भी ग्राउंड पे मैं उनके जो सत्ता में पार्टी है उनसे बात करता हूँ तो वो बोलते हैं कि ये 40-50 लड़के हैं जो कि सरकार को बदनाम करने का बस प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास टोटल एविडेंस है, अगर जिनको लग रहा है वो प्लीज आके हमारा सारा डेटा ले सकते हैं, देख सकते हैं। आज भी सेना में जिस यारों में हमारी भर्ती हुई है उस यारों में हमारी डेटा सेव है, और उसके बाद में जो एडमिट कार्ड है, जो ज्वाइनिंग लेटर है, वो भी हमारे पास पड़े हुए हैं। जिनको लग रहा है वो आए, उनके साथ बात करेंगे, उनको टोटल डेटा देंगे। उन लोगों के पास जानकारी नहीं, इसलिए वो लोग बोलते हैं कि इतना ही है तो अग्निवीर क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं वो लोग। तो हम आज से ऐसा करते हैं, अपने गर्दन में लटका के अपना ज्वाइनिंग लेटर ऐसे गर्दन में लटका के चलेंगे। और इससे बड़ा क्या प्रूफ दूं, आप देखिए ना आप लोग, ये तो मतलब स्पष्ट है, इन्होंने लिखित में दिया था कि 15 दिन के अंदर में हम ज्वाइनिंग कराएंगे। और यहाँ पे मैं सभी पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ, जो मुद्दा मेन मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है 4 साल से हम भटक रहे हैं, मर रहे हैं रोड पे, किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मामूली सा झड़प हुआ कि नहीं हुआ वो सबको दिखाई दे रहा है, ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है आप लोग को? देखिए 4 साल से हम लोग मर रहे हैं, कोई नहीं सुनने आ रहा है। और जो बेमतलब का जो कोई मुद्दा है ही नहीं, उस पर आप लोग लड़ने के लिए, सब कुछ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आप बताइए, हमारा ज्वाइनिंग 4 साल से रद्द है, भटक रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है।
कोई भी मीडिया हमारी आवाज नहीं। आज ब्रेकिंग न्यूज में आएगा कि कन्हैया कुमार के यात्रा में झड़प हुआ, ये हुआ, वो हुआ, लेकिन कन्हैया कुमार के आगे जो यात्रा चल रही है पेंडिंग भर्ती वालों की, जो 14 दिन से लगातार दर की ठोकरें खा रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ का ये मतलब पत्रकारिता है? आप लोगों से भी मेरा सवाल है, बताइए हम किस, आप लोग चौथा स्तंभ है, किससे हम लोग अपनी आवाज उठवाएंगे? कहाँ जाएंगे बताइए? आप खुद देखिए, ये हमारे ऊपर आज बीती है। अगर आपके बच्चे उस तरह से भटक रहे होते, दर की ठोकरें खा रहे होते, तो कैसा फील होता? सरकार की तरफ से अगर कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? ये तब तक रहेगा जब तक कि हमारी मांग, हमारा हक पूरा ना हो जाए। हमने इसके लिए तपस्या किया है, मेहनत किया है, अपना जवानी पूरा लगा दिया है, और नहीं मिलेगा। जिस तरह से भगत सिंह क्रांति लाए थे उसी तरह से लड़ेंगे, और आज हमारे साथ हुआ है, कल हम ऐसा करेंगे कि हमारे भविष्य के साथ ना हो, और लड़ेंगे भी। हाथ छाप का पार्टी है या न किसी का सहयोग ले रहे हैं, न सीआई का है, फिर आप कैसे बैनर पर चढ़े हुए हैं जो ये न्याय? आप आगे जाके देखिए ना, हमारा बैनर अलग। सोल्यूशन है चुनाव के एंड वक्त पर जो है आपका रैली निकलता 4 साल से है सर, 4 साल। सुनिए, आप चुनाव की बात किए, बताइए। इससे पहले कहे कि मैं कांग्रेस पार्टी का भी ये रैली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस एनएसयूआई का को लाल सुनिए, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस इस यात्रा का बैकअप दे रहा है, और इस यात्रा में सबसे पीछे हम लोग चल रहे हैं। जहां तक चुनावी बात है, आप राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को भी देख लीजिए, चाहे हमारी यात्रा को देख लीजिए। आप बताइए पत्रकार बंधु, बिहार में ऐसा कौन सा साल है कि चुनाव नहीं है? इस साल विधानसभा चुनाव है, अगले साल क्या है? पंचायत का चुनाव है, उसके अगले साल क्या है? पैक्स का चुनाव है, उसके अगले साल क्या है? नगर परिषद का चुनाव है। तो निश्चित तौर पे ये चुनाव आता जाता रहता है और पलायन नहीं रुक रहा है, और यह यात्रा चलती रहेगी। बिल्कुल तौर पे इसको आप लोग अदर डायरेक्शन में नहीं ले जाइए कि चुनावी यात्रा है, चुनावी यात्रा है। कौन सा साल है कि चुनाव नहीं है? पिछले साल चुनाव नहीं था, इस साल चुनाव नहीं है, अगले साल चुनाव नहीं है। चुनाव आता रहेगा, चुनाव जाता रहेगा, और हम लोग मुद्दे की राजनीति नहीं करें, मुद्दे से भटक जाएं, मुद्दे की बात नहीं करें, पलायन की बात नहीं करें, रोजगार की बात नहीं करें, किसान की बात नहीं करें, नौजवान की बात नहीं करें, मजदूर की बात नहीं करें, तो बात किसकी करें? चुनाव आ रहा है, ये लड़का आपको दिखा रहा है, इसमें राजनाथ सिंह बोल रहे हैं कि कोविड था इसलिए मैं तुम्हारी प्रक्रिया नहीं लिया। कोविड के बाद चुनाव नहीं हुआ, उसी में कोरोना के बाद कितना चुनाव हुआ देश में? कोरोना के बाद कितना बिहार में चुनाव हुआ? तो कोरोना के बाद चुनाव हो रहा है, नेताजी चुनाव कराए जा रहे हैं, पलायन नहीं रुक रहा है, इसका नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे ये मुद्दे की बात है, और मैं आप सबों से भी अपील करूंगा कि किसी भी चीज को, मुद्दे को डाइवर्ट नहीं कीजिए और मुद्दे में रहने दीजिए। चुनाव आता रहेगा, चुनाव जाता रहेगा, चुनाव आएगा फिर जाएगा। 25 के बाद फिर कीजिए, बनिए मुखिया, बनिए जिला परिषद, उसके बाद कोई इस यात्रा में जुड़ेंगे, हमारे बगल में कोई बैठेंगे तो बोलिएगा भैया इसको मुखिया बनाने के लिए यात्रा हो रहा है, जिला परिषद बनाने के लिए यात्रा हो रहा है। उसके बाद फिर पैक्स का चुनाव आएगा, हुआ है ना पैक्स का, फिर कोऑपरेटिव का चुनाव आएगा। अभी हम लोग जीते हैं ना छात्र संघ का चुनाव, बता रहे थे भैया 40 साल के बाद एनएसयूआई बिहार में पटना यूनिवर्सिटी के सेंट्रल पैनल में संयुक्त सचिव और कोषाध्यक्ष का पद हम लोग जीत करके आए हैं। तो निश्चित तौर पे चुनाव तो खत्म हो गया, कल रिजल्ट आ गया, हम लोग जीत गए, आज फिर यात्रा चल रहा है। कब तक यात्रा चलेगी? बिल्कुल, जब तक हम लोग इस मुद्दे पे जीत हासिल नहीं कर लेंगे, और हमारी यात्रा चलती रहेगी। सर आपका हो गया। बिल्कुल, देखिए ऐसे, देखिए सुनिए ऐसे विपक्षी, इसका रोड मैप ये है कि मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। आज पलायन की बात हुई है तो कल कोई भी पार्टी के लोग आगे खड़े होंगे तो पलायन रोकने की बात करेंगे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड हो। और निश्चित तौर पे अगर आप और हम मुद्दे की बात नहीं करेंगे तो हमको और आपको पीछे ढकेलने का काम करेगा। तो निश्चित तौर पे आज कोई भी, ये हमारा साथी है, आज ये मुद्दा का बात कर रहा है, हमारा फर्ज बनता है इसका साथ देने, और इनके जैसे और मुद्दे की बात करने वाले कोई भी लोग इस यात्रा में जुड़ना चाहेंगे, उनका मुद्दा हमारा मुद्दा होगा। वोट हमारा मुद्दा नहीं है, जीत हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि जो बिहार के साथ नाइंसाफी हो रहा है उसको मैं आगे रखूंगा। आज कर ले राजनाथ सिंह, कल इन लोग को दे दे नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग कर दे, हम लोग भी घर जाते हैं, ये भी घर जाएगा। लास्ट सवाल
सीमांचल पिछड़ा इलाका है और पिछड़ा इलाके में बिना रोजगार के पलायन रोकने चले हैं, इस पे कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस का तो इतना अच्छा स्टैंड है भैया। मनरेगा किसकी देन है? सुनिए सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस करके मनरेगा, आप जानते हैं मनरेगा क्या था? मनरेगा था कि 100 दिन की रोजी रोटी आपके घर पे था। तो कांग्रेस पार्टी की तो दूरदर्शी सोच है कि मनरेगा जैसा स्कीम ला करके आपको दिया कि आप घर पे रहो और रोजगार करो, और तुमको 100 दिन की रोजी रोटी देते हैं, तुमको शिक्षा का अधिकार देते हैं, तुमको भोजन का अधिकार देते हैं। तो निश्चित तौर पे वही कांग्रेस पार्टी है जो मनरेगा है, कि मनरेगा जैसा स्कीम देश में लाके मनमोहन सिंह जी ने दिया कि तुमको पलायन नहीं करना है, तुम्हारी रोजी रोटी की व्यवस्था तुम्हारे घर में होगी। आज वर्तमान सरकार उसमें भी कटौती कर रही है। बस बस, थैंक यू रोजगार की तो बात भैया आप क्रॉस मत कीजिए सर। बिल्कुल हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे करेंगे। जहां हमारी सरकार है, हिमाचल में है, कर्नाटक में है, कहीं जाकर के देखिए। आपको ऐसे जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है सर, चलिए जवाब दे रहे हैं, आप सुनिए, उसके बाद क्वेश्चन ये और हो गया। थैंक यू। आप कहाँ कांग्रेस का बैनर? आप नहीं